बच्चों, आज कक्षा 8 के हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग 3 का पहला पाठ जो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ध्वनि, उसके अभ्यास प्रश्नों को आज हम लोग समझेंगे। तो इसमें ध्वनि पाठ के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन में नए वसंत के माध्यम से नए जोश, उत्साह और नव युवाओं को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया है। और वो चाहते हैं कि ये सभी अपने आलस्य को छोड़कर और अर्ध निद्रा के अलसाई आलस्य को, अलसाई आँखों को, जो नींद उनमें है, ऐसी अर्ध निद्रा की स्थिति से जगाकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस कविता को पढ़ने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है कविता के अंत में प्रश्न अभ्यास। ये शीर्षक लिखा हुआ है प्रश्न अभ्यास। और इसमें जो है पहला प्रश्न जो है कविता से शीर्षक के अंतर्गत लिखा है, जिसमें पहला प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो यहाँ पर कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे पहले प्रश्न का प्रश्न अभ्यास। इसमें जो है कविता से और यहाँ पे प्रश्न उत्तर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कविता से का उत्तर 1 कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति, क्योंकि कवि जीवन के प्रति क्योंकि कवि जीवन के प्रति आशावादी है। आशावादी है। और वह उमंग से भरा हुआ है। वह उमंग से भरा हुआ है। कवि को लगता है कि वन रूपी जीवन में, कवि को लगता है उसके वन रूपी, उसके वन रूपी जीवन में उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी ही वसंत आया है। अभी उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी ही वसंत, अभी अभी ही वसंत आया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कवि जो है वो वसंत के आगमन से इतना उत्साहित है
उसे लगता है कि उसके अंदर नई स्फूर्ति आ गई है और वह कहता है कि अभी अभी ही उसके जीवन में अभी अभी ही वसंत आया है। वह अपने जीवन में अच्छे कार्य करके वह अपने जीवन में अच्छे कार्य करके उसकी आभा वसंत की भांति अच्छे कार्य करके उसकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर उसकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहता है। और इसीलिए वह कहता है कि अभी उसका अंत अभी नहीं होगा। इसलिए कवि को विश्वास है कवि ये कहते हैं अभी उसका अंत अभी नहीं होगा। उसका अंत अभी नहीं होगा। बाकी पंक्ति हम ऊपर लिख दे रहे हैं। उसका अंत अभी नहीं होगा। तो ऐसा विश्वास है कवि को और इसीलिए जो है वह कहते हैं कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पहले प्रश्न का हम लोगों ने उत्तर देखा और इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न समझेंगे और दूसरे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो यहाँ पर फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 2 डालेंगे। उत्तर 2 कविता से का ही है ये। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अनंत तक विकसित करने के लिए
फूलों को कलियों की स्थिति से निकालकर, फूलों को कलियों की स्थिति से फूलों को कलियों की स्थिति से निकाल कर, यहाँ पर निकाल कर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। खिले हुए फूल बनाना खिले हुए फूल बनाना चाहता है। आलस्य दूर करना चाहता है, वह उनका आलस्य दूर करना, आलस्य दूर करना चाहता है। और वह चाहता है कि हमेशा अपनी आभा, वह चाहता है कि हमेशा अपनी आभा सौंदर्य व सुषमा सौंदर्य व सुषमा की, अपनी आभा सौंदर्य व सुषमा की छटा वातावरण में बिखेरता रहे। बिखेरना मतलब फैलाना। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ये करना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न दिया है कविता से शीर्षक के अंतर्गत, उसमें है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। यानी फूलों की तंद्रा जो अर्ध नींद की अवस्था है, तो उससे दूर हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। ये सभी ने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न की संख्या डालेंगे, तीसरे प्रश्न की। तो यहाँ पे उत्तर 3 है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से अपने हाथों के सुधा स्पर्श से पुष्पों की निद्रा व आलस्य
निद्रा व आलस्य दूर हटाना चाहते हैं। कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से पुष्पों की निद्रा व आलस्य दूर हटाना चाहते हैं और उन्हें चुस्त प्राणवान आभावान और आभावान बनाकर प्राणवान और आभावान बनाकर पुष्पित देखना चाहते हैं। खिला हुआ, पुष्पित मतलब खिला हुआ, देखना चाहते हैं। पुष्पित देखना चाहते हैं। वह उन्हें वसंत के मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। वह उन्हें मनोहर वह उन्हें वसंत के मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। तो ये रहा 3 प्रश्न और उसके उत्तर, और इसे छात्र स्वयं अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो कविता को अच्छे से समझ चुके हैं कि इसमें कवि जो है अपने जीवन में वसंत के आने से बहुत ही उत्साहित हैं, ऊर्जावान हैं और उन्हें भी बहुत कार्य करने हैं। कवि को अपनी रचनात्मकता को और आगे बढ़ाना है और उन्हें जो है उन नव युवाओं को भी जगाना है। यहाँ पे निद्रित कलियाँ जो है वो सोए हुए आलस्य से युक्त नव युवाओं को कहा गया है और वे उन्हें जगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वे अपने जीवन में अपने कार्यों को पूरा करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे 3 प्रश्न जो दिए गए थे, ये तीनों प्रश्न के उत्तर हैं और अब हम लोग आगे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको समझेंगे और उसे जो उत्तर लिखना है वो छात्र स्वयं से करेंगे। तो कविता से आगे यहाँ पर जो दूसरा शीर्षक लिखा हुआ है, कविता से आगे, इसमें जो पहला प्रश्न दिया है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो वसंत को ऋतुराज इसलिए कहते हैं क्योंकि वसंत ऋतु ही एक ऐसी ऋतु है जिसमें कि चारों तरफ हरियाली रहती है और स्वच्छता रहती है और हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, नए नए पत्ते आते हैं और रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। और इस मौसम में जो है वो कई तरह के त्यौहार भी आते हैं जिससे कि लोगों के मन में उत्साह और खुशियाँ आती हैं। तो इसीलिए वसंत ऋतु ऐसा मौसम है जिसमें कि न तो अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी होती है, न ही अधिक ठंड है और न ही अधिक गर्मी है, और इस समय वर्षा नहीं होती है, इसलिए चारों ओर जो है वातावरण स्वच्छ रहता है और इस समय प्रकृति अपने पूरे रंग रूप में रहती है। उसमें नए नए पल्लव आ जाते हैं
और आमों में बौर लगना शुरू हो जाता है और कोयल कूकने लगती है। और इसमें जो है रंग बिरंगे इस समय फूल दिखाई देते हैं और रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन को बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो इस तरह से प्रकृति पूरी सजी धजी दिखाई देती है। तो इसीलिए यहाँ पे और सब मौसम जैसे होते हैं उसमें कोई ना कोई कमियाँ होती हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु है तो उसमें पानी ज़्यादा हो जाने से कीचड़ हो जाता है और असुविधा होती है लोगों को। लेकिन वसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। तो इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है और इसी कारण जो है वसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है और इसको ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा। दूसरा है वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो है वसंत ऋतु में कई त्योहार आते हैं, जैसे कि वसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली। तो इनमें से किसी एक के बारे में लिखा जा सकता है। और वसंत पंचमी जो है सरस्वती पूजा होती है और उसी दिन जो है होलिका का जो है वहाँ पर स्थापना होता है। ऋतु और इसमें से होली के बारे में सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। होली रंगों का त्यौहार है और इस दिन लोग अपने सभी द्वेष भुलाकर आपस में प्रेम से मिलते हैं और एक दूसरे पर अबीर और गुलाल लगाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। नए नए कपड़े पहनते हैं और घरों में पकवान बनते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं और बच्चे इसको पिचकारी से और गुलाल से बहुत ही जो है इसका आनंद उठाते हैं। तो इसमें से किसी भी एक त्यौहार के बारे में एक अनुच्छेद, एक निबंध लिखा जा सकता है 100-150 शब्दों में। और यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न दिया है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर ठंड का मौसम आता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। तो इसमें हमारे पहनावे में, हमारे भोजन में, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। तो ये जो है परिवर्तन हम महसूस करते हैं। गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्का भोजन करते हैं और जाड़े के दिनों में हम जाड़े में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं और गरम गरम चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे हमारे रहन सहन पे और हमारे पहनावे पे, सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। तो यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उसे हम पढ़ रहे हैं। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो यहाँ पे आमों में बौर लग जाता है और जब बौर लगता है तभी उसमें फिर छोटे छोटे आम दिखाई देने लगते हैं, फल लगने लगता है उनमें। तो ये जो है इस वसंत ऋतु में ही दिखता है और इसमें भौरे वन वन टूटे हैं और जहाँ रंग बिरंगे फूल रहते हैं वहाँ भौरे भी मंडराते हैं, इधर उधर उड़ते फिरते रहते हैं। तो इसीलिए भौरे वन वन टूटे हैं, यानी कि वन में चारों तरफ भौरे दिखाई दे रहे हैं। होली मची ठौर ठौर, और जगह जगह जो है होली के रंगों का जो है देखने को मिलता है और सभी बंधन छूटे हैं और सभी स्वतंत्र रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इन सब पंक्तियों से यही पता चलता है कि इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को
अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ पे कवि जो है अपने कोमल हाथों से उन अलसाई कलियों को हाथ फेरकर, जैसे कि सूर्य का प्रकाश सबको, कवि खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो फूल पौधे, वृक्ष, ये सभी हमारे वायुमंडल में हमारी प्रकृति की धरोहर है और इसका पूरी तरह से सुरक्षित रखना, और फूल पौधों के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनको काटना नहीं चाहिए और नए पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी सिंचाई करनी चाहिए और समय समय पर नए नए पौधों को लगाना चाहिए। तो इसमें जो है अपने मन से जो भी हम पेड़ पौधों के लिए करना चाहते हैं वो छात्र लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, तो यहाँ पर इसमें जो है उन लोगों के बारे में जो नई नई प्रतिभाएं हैं, जो नए नए कलाकार हैं, ऐसी प्रतिभाओं के लिए भी है और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी हो सकता है जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है लिखा जा सकता है। तो कल्पनाशील कार्य अर्थात कवि की कल्पना जो है वो बहुत ही अच्छी है और इसी तरह से एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए भी लिखा जा सकता है कि वो अपने पुत्र को जगाना चाहती है। जैसा कि कविता भी है, उठो लाल अब आँखें खोलो। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है छोटी छोटी पंक्तियों में। अब यहाँ पर हम लोग भाषा की बात देखेंगे। जिसमें पहला दिया हुआ है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। पात का अर्थ है पत्ते। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। वैसे तो विशेषण और विशेष्य हमेशा एक ही वचन के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हरे हरे जो है वो पात अर्थात पत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी, ते मतलब वह 3 बेर खाने लगी है, अर्थात 3 बार खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। तो यहाँ पे एक का बेर का मतलब यहाँ पे समय से है कि 3 बार खाने वाली और अब 3 बेर खा रही है। बेर जो है यहाँ पे फल है। तो एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और एक साथ बोलने पर मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो।
ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, तो यहाँ पर बातों बातों में मैं बहुत दूर चली गई, और रह कर यहाँ पर आज रह कर वर्षा हो रही है, यानी कि रुक रुक कर। लाल लाल, लाल लाल फूल खिले हुए हैं। सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह जैसे ही बगीचे में टहलने गया, वहाँ एक सुंदर मोर देखा। रातों रात, यहाँ पे रातों रात क्रांतिकारियों ने देश में एक नई क्रांति ला दी। और घड़ी घड़ी, यानी कि सोहन घड़ी घड़ी हमें परेशान करता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पर हमें परेशान करता है। अब दूसरा प्रश्न है, कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे गोल, काला, मोटा। परिमाणवाचक जैसे कि 2 मीटर कपड़ा। संख्यावाचक जैसे 5 बच्चे। और सार्वनामिक विशेषण जैसे वह पुस्तक। तो इस तरह से भाषा की बात में ये दिया गया है, इसके बारे में लिखना है। तो इसके बाद कुछ करने को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि जिसको पढ़कर छात्र अपनी रुचि के अनुसार उसे कर सकते हैं। तो आज इन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने देखा, और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।